नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर में हम बात करेंगे छठे चरण तक मतदान संपन्न। अब एक चरण शेष है 1 जून को, उसके बाद 4 जून का सबको इंतजार है। तो चले 6 चरण तक का अगर हम बात करें, छठे चरण में 57 सीट और एक अगर अनंतनाग की सीट को जोड़ें तो 58 सीट के लिए 8 राज्यों में मतदान संपन्न हो चुका है और कई दिग्गजों की साख इस पे दांव पर है। अब सबकी निगाहें बनारस पे टिकी हैं। जब हम चर्चा कर रहे हैं तो उस वक्त रोड शो का सिलसिला चल रहा है और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ एक तरह से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इंडिया गठबंधन हो या फिर बीजेपी हो, तमाम नेता अब पूरी तरीके से जो बची सीटें 57 उन पे ताकत लगाएंगे। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ भाजपा से विक्रम सैनी जी हैं, कांग्रेस से राजकुमार शर्मा हैं और दशरथ सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ में। राजकुमार जी, आपके पास में आना चाहूँगा। अगर इन सीट्स की अगर हम बात करें तो पिछली बार 2019 में यूपीए का खाता भी नहीं खुल पाया था। इस बार क्या उम्मीद लगा के बैठे? देखिए योगेंद्र जी, ये जो चुनाव है ये लोकसभा 2024 का चुनाव बिल्कुल विचित्र चुनाव हो रहा है। अप्रत्याशित परिणाम 4 जून को आएंगे। 2014 में 2019 में देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को अपने सिर पे बैठाया था, लेकिन ये 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को सिर से उतारने का चुनाव है। और जहाँ तक आप करें 58 सीटों का जो आज मतदान हो रहा है, वहाँ पर इंडिया नाम के गठबंधन को सीटें नहीं मिली थी। तो निश्चित तौर पे जहां हमको सीटें नहीं मिली थी, इस बार हम लोग प्लस में हैं। जहां पर भी हमारी माइनस में सीटें थी वहाँ हम प्लस में हैं। जैसे राजस्थान की मैं बात करूं तो 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को 25 ना जा करके हम कांग्रेस पार्टी प्लस में आएंगे। तो चाहे दिल्ली का मामला हो, चाहे राजस्थान का मामला हो, चाहे जहाँ पर हमारी सीटें पिछले 2014-2019 में नहीं आ पाई है, निश्चित तौर पे हम लोग प्लस में रहेंगे। क्योंकि पूरा देश जानता है भारतीय जनता पार्टी किस तरह से घमंड में है, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से प्रमुख जो मुद्दे हैं, देश के जो आवश्यकता के मुद्दे, उनसे भटका करके जो वोट मांगने का प्रयास कर रही है। देश की जनता जान चुकी है, काट की एक बार चढ़ती है, 2014 में चढ़ा ली, देश की जनता ने फिर मौका दिया, 2019 में फिर चढ़ गई। लेकिन ये बार बार देश की जनता समझदार है। देश की जनता बहुत इतनी समझदार है, जब बातें चढ़ाती है बहुत चढ़ाती है, उतारती है जब हिसाब किताब बराबर कर देती है। तो ये 2024 का चुनाव 4 जून को निश्चित तौर पर अप्रत्याशित परिणाम होगा। दोनों नेता, भारतीय जनता पार्टी के दोनों नेता अपनी शक्लें देखते देखते रह जाएंगे। तो चलिए 2024 का विचित्र चुनाव का अप्रत्याशित नतीजे 4 तारीख को आएंगे, ये कांग्रेस का मानना है। और पिछली बार खाता नहीं खुला तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, लेकिन अब इनका मानना है कि इस बार के चुनाव में जनता देख रही है और
जो कुछ हुआ है वो मैं जो समझ पा रहा हूँ राजकुमार जी की बातों से कि भूल हुई, अब उसमें लोग सुधार कर रहे हैं। विक्रम जी, आपके पास में आना चाहूँगा मैं। बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने इन सीट्स को मेंटेन करने की और वापस से जीत उसी स्थिति में दर्ज कराने की। इंडिया गठबंधन का दावा है कि 4 तारीख को जो परिणाम आएंगे उनसे अंदाजा उसी से पता चल पाएगा कि क्या पोजीशन है। तो चुनौती आप लोगों के सामने बड़ी है। योगेंद्र जी देखिए, 2024 के जो चुनाव हैं वो कांग्रेस पार्टी के लिए तो अप्रत्याशित हो सकते हैं, लेकिन देश की जनता ने ये पहला चुनाव है जिसके परिणाम पहले से ही तय है। देश की जनता, हमारे साथी ने बोला कि देश की जनता बहुत समझदार है, तो मैं भी मान रहा हूं कि देश के मतदाता और देश की जनता बहुत समझदार है। वो पिछले 10 सालों से इस बात को समझ गए हैं कि कांग्रेस के जो झूठे वादे थे, जो कांग्रेस के नेताओं के जो कमिटमेंट जनता के प्रति रहे, उनको जनता बहुत अच्छी तरह से भांप गई है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा लंबे समय से देख लिया है, इसीलिए मतदाता ने पूर्ण रूप से बुद्धि और अपने विवेक से मतदान किया। जो 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार और 2019 में पुनः सरकार और तीसरी बार ये सरकार हैट्रिक बनाने जा रही है। बात राजस्थान के परिदृश्य में अगर बात करें तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 25 सीटें जीती थी। पिछली बार भी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आपके चैनल के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से जनता के बीच में जाके इस बात का दावा कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 25 सीटें नहीं जीत पाएगी, 8 सीटें 10 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। लेकिन जब आप परिणाम आए तो परिणामों में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि जब 4 तारीख को चुनाव घोषित हो जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में फिर से हैट्रिक लगाकर 25 की 25 चुनाव की सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आने वाली है। दर्शक देखिए, दावे अपने अपने हो सकते हैं, लेकिन जो जनता का डिसीजन है वो ईवीएम में कैद हो चुका है। हम कई बड़ी दिग्गजों को देख भी रहे हैं और कई दिग्गजों की साख भी दाव पर है। अभी एक चरण जो बचा है और उसमें सबकी निगाहें टिकी रहेंगी बनारस पे, यानी कि वाराणसी पे। और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी पारी के लिए सांसद का चुनाव वहां से लड़ रहे हैं, तो अभी क्या लगता है आपको कि एक चरण जो बचा हुआ है ये लास्ट है और अब तक की जो भी सारी कसर है वो इसमें निकाली जाएगी? चुनाव प्रचार जो है और परवान चढ़ सकता है? जिस तरह के टिप्पणी कमीशन भी कर चुका है, कोर्ट कर चुका है कि गिरावट और मर्यादित भाषा का प्रयोग, आपको लगता है कि लास्ट जो चरण है इसमें कुछ नज़ारा अलग होगा या फिर कुछ सबक लेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे चुनाव आयोग ने जो टिप्पणी करी थी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो या अन्य दलों की तरफ से या बीजेपी कांग्रेस की तरफ से जो चुनाव के दौरान टिप्पणियां की गई थी, कांग्रेस के लिहाज से भी कोर्ट किया था माननीय कोर्ट ने, और ये भी कहा गया था उसमें। कोर्ट के अलावा अगर बात करें तो चुनाव आयोग की तरफ से कोर्ट जब किया गया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरफ से अग्निवीर स्कीम को लेकर जिस तरह की बयानबाजी की जा रही है वो गलत है। सेना और डिफेंस में इस तरह नहीं किए जा सकते। दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को लेकर भी लगातार ये आरोप लगाए, और आयोग ने भी ये कहा कि आप धार्मिक भावनाओं के साथ में इस तरह की बयानबाजी नहीं कर सकते। लेकिन हम सब ने देखा 6ठे चरण तक लगातार इस तरह की बयानबाजी होती रही, और मुझे नहीं लगता कि 7वें चरण तक भी इस तरह के बयानबाजी पर रोक लगेगी। बीजेपी मुख्यतः खास तौर पे देश की इकोनॉमी को लेकर, वर्ल्ड में इंडिया की जो इमेज है उसको लेकर मतदाताओं के बीच जा रही है, अपने भाषणों में बखान कर रही है। पाकिस्तान को लेकर भी बयानबाजी लगातार होती है, जबकि कांग्रेस का ये मानना है कि अग्निवीर हो, बेरोजगारी, युवा या कह सकते हैं अन्य जो वादे बीजेपी की तरफ से किए गए थे वो नहीं किए गए। जबकि कांग्रेस का ये भी इस बार मानना है कि जातिगत जनगणना का इशू क्रिएट किया गया राहुल गांधी की तरफ से कि जब हम सत्ता में आएंगे जातिगत जनगणना करवाएंगे। दूसरे भी कई प्रमुख इशू कांग्रेस की तरफ से उठाए गए, और ये कहा गया कि बीजेपी अगर सत्ता में तीसरी बार आई तो देश का संविधान खत्म हो जाएगा। इस तरह की बातें 6ठे चरण तक लगातार जारी रही। मुझे नहीं लगता कि 7वें चरण तक भी ये चीज़ें बंद होने वाली है। और जनता हालांकि क्या फीडबैक ले रही है, जनता किसको वोट दे रही है, वह भले ही भविष्य के घर में हो, लेकिन जनता मैच्योर होती है। जनता को सब पता होता है कि कौन दल किस तरह की बातें कर रहा है, उसके मन में पहले से तय किसको वोट करना है किसको नहीं करना। आपने और हमने देखा कई जब सभाएं होती है तो वही कार्यकर्ता बीजेपी की रैली में शामिल होते हैं, वही कार्यकर्ता कांग्रेस की रैली में शामिल होते हैं। वो देख के आते हैं कौन क्या बोला। बहरहाल वो पहले से उनका दिमाग तय कर चुका होता है कि किसको वोट देना है किसको वोट नहीं देना। बहरहाल अब अंतिम चरण जब 1 तारीख को होगा और उसके बाद में 4 तारीख को मतगणना होगी देश के आम चुनाव की, और 543 सीटें जो है देश की लोकसभा की, तब पता चल पाएगा कि किस दल का किस नेता का कितना इस चुनाव पर असर रहा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि देखिए
पता तो तभी चल पाएगा। और अगर हम यूं बात करें तो ठीक है, एक जो कुछ मार्केट में दिखाई देता है या सियासी गलियारों में जो दिखाई देता है, हम उसको लेकर के चर्चा करते हैं। मैं राजकुमार जी आपके पास में आना चाहूँगा। दावा आपका बहुत मजबूत है और आपने कहा भी, हर पार्टी यही दावा करती है कि अब तो रिजल्ट देगा, लेकिन दावे का कोई आधार क्या है कि छठे चरण तक हम ये मान के चल सकें कि बीजेपी के नेता चेहरा नहीं दिखाएंगे? देखिए, सबसे बड़ा आधार तो देश की जनता का मन भर चुका है। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कार्यकाल को देख चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 2014 में चुनाव में आई थी, जो प्रमुख मुद्दे लेकर आई थी, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, जवान का, किसान का मुद्दा, 15 लाख अच्छे दिन, वो जो तमाम जो मुद्दे थे 2014 के मुद्दे आज तक कायम है और भारतीय जनता पार्टी उनका एक शब्द भी नहीं बोलना चाहती है। 2019 में देश की जनता ने देखा, एक मौका और दो, क्या पता 15 लाख आवाज आए, क्या पता अच्छे दिन आवाज आए। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जो गुजरात से आते हैं, दोनों के दोनों नेता गुजरात से आते हैं, दोनों नेता अपने आप को चाणक्य मानते हैं, इतने कलाकार हैं, इतने जनता को गुमराह करने में, आंकड़े पेश करने में और बेवकूफ बनाने में, हिंदुस्तान की भोली और मतदाता को बेवकूफ बनाने इतने माहिर हैं कि उन्होंने 2014 के जो प्रमुख मुद्दे थे उनसे बिल्कुल ध्यान हटा दिया। कभी ये मंगलसूत्र की बात करते, कभी काले गोरे की बात करते, कभी हिंदू मुसलमान की बात करते, कभी मंदिर मस्जिद की बात करते, कभी केरल की बात करते, कभी बंगाल की बात करते, महिला पहलवानों पे बात नहीं करते, मणिपुर पे बात नहीं करते। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है, लगातार कानून व्यवस्था, पानी, बिजली जो चरमराई हुई है, लगातार आप देख रहे हैं, उन तमाम मुद्दों पे देश के प्रधानमंत्री बात नहीं करते। और अगर कोई बात करता है तो उसको डराने धमकाने का काम करते हैं। भारत में कांग्रेस मुक्त भारत करने वाली भारतीय जनता पार्टी खुद कांग्रेस युक्त हो गई, विपक्षी पार्टियों को खत्म करने का काम किया, उनके बैंकों को तोड़ा, उनके बूथ को तोड़ा, उनके हेलीकॉप्टर तक की, होटलों तक की जांच कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी 2024 का किस तरीके से चुनाव लड़ रही है, पूरा देश दाग रहा है। और देश का जनता, देश के मतदाता, देवतुल्य मतदाता बहुत समझदार है, वो जानते हैं ये जुमले जो फेंक रहे हैं, इनके जुमलों में कोई दम नहीं है। चलिए राजकुमार जी, एक बात मैं जानना चाहूंगा। देखिए, देश की जनता अपने मतदाता को बताया बहुत मैच्योर नहीं है, स्मार्ट है और पहले दिन से ही है। मैच्योर होता है तभी तो वो वोटर बन पा रहा है। उसके अलावा मैं एक बात आपसे ये समझना चाहूंगा यहाँ पे कि अभी आपने कहा कि अब इनके जुमले और झांसों में कोई नहीं आएगा, तो पहले क्या लगता था आपको कि 2 बार के जो इलेक्शन हुए, जिन्हें आप पे तथाकथित जुमले या झांसे जो भी आप कहना चाह रहे हैं वो आ गए, तो अब क्या है कि जनता का रुख बदल जाएगा? अब क्यों समझ में आ जाएगी जनता जब 2 चुनाव में नहीं आई? योगेंद्र जी, देश की जब नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के देश में दौड़े तो देश की जनता ने बदलाव चाहा। कांग्रेस पार्टी का लंबे समय तक शासन था, तो कांग्रेस पार्टी से लोगों का मन भरा और मन भरने के बाद उन्होंने देखा यार जोरदार नेता है, एक बार मौका देते हैं। तो जब मौका दिया और जब मौका दिया 10 साल उन्होंने शासन किया, तब पता चला ये भी उनसे भी गए बीते निकले। कांग्रेस वालों को तो इन्होंने गया बीता मान करके सत्ता से बाहर कर दिया, लेकिन ये तो उनसे भी गए बीते निकले। योगेंद्र जी कभी टेम्पो की बात करते हैं। अब प्रधानमंत्री जिस तरीके से 2024 के चुनाव में भाषण दे रहे हैं, एक भी भाषण ऐसा बता दीजिए कि देश में, दुनिया में हमारे प्रधानमंत्री लेवल का भाषण हो। प्रधानमंत्री जी ने अपना भाषण का जो स्तर है वो इतना उतार दिया है जैसे कोई नगर निगम के चुनाव आ रहे हो। चुनाव होते रहते हैं, हार जीत होती रहती है, सत्ताएं आती जाती रहती है। 412 एक बार हमारी भी थी। विपक्षी पार्टियों के साथ नगर निगम में आप अलाउ कर रहे हैं कि कुछ भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं? नगर निगम में आप अलाउ कर सकते हैं इलेक्शन में? मैंने कहा नगर निगम से मेरा तात्पर्य है कि छोटा चुनाव होता है, नगर निगम का चुनाव, वहां जो उम्मीदवार लड़ते हैं वो राजनीति में नौसिखिया होते हैं, बहुत परिपक्व नहीं होते। नगर निगम के जो चुनाव लड़ने वाले कार्यकर्ता होते हैं वो नए चुनाव में आते हैं तो वो थोड़ा समझ कर पाते हैं। लेकिन देश का चुनाव है, सबसे बड़ा चुनाव है, सबसे बड़े मंदिर का चुनाव है, और उसके अंदर देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो देश के लिए शोभनीय नहीं है। सरकारें आती जाती रहती है, सत्ताएं आती जाती रहती है। 400 बार हमारी भी थी, हमने तो उनके बैग नहीं तोड़े, हमने तो उनके कार्यकर्ताओं को नहीं तोड़ा, हमने इनके नेताओं को जेल में नहीं डाला। और ये जिस तरीके से विपक्ष को खत्म जितना करना चाहेंगे उतने स्वयं खत्म होंगे। देश की जनता देख रही है और 4 जून को देखना योगेंद्र जी, 9, 10, 11, 12 बजते देश में क्या माहौल होगा आप खुद देख लीजिएगा। जी, मतलब थोड़ा सा मुझे बताइए, कैसा कोई डरावना माहौल होगा, खुशी का माहौल होगा, क्या होगा? ताकि 2 नेता अपनी शक्ल देखेंगे, 2 नेता जो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा नेता, सबसे बड़ी पार्टी मान रहे हैं, वो अपनी शक्लें देखेंगे। क्योंकि पूरी भारतीय जनता पार्टी का चाहे पन्ना प्रमुख हो और चाहे वरिष्ठ नेता जो 70-75 के पार के नेता हो, सारे के सारे दोनों नेताओं से थक चुके हैं। चाहे राजस्थान का कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख हो और चाहे दिल्ली के सबसे बड़े नेता आडवाणी साहब हो, सारे नेता इन दोनों की चालों से थक चुके हैं। देश का मतदाता थक चुका है, बोल नहीं पा रहा तो क्या है, 4 जून को पता चलेगा कि वो बोला या नहीं बोला। चले विक्रम जी, आपके पास में आना चाहूंगा। पब्लिक समझ रही है कि 2 बार में जो वादे बीजेपी ने किए थे उनका कोई आउटपुट नहीं आया। इस हिसाब से कांग्रेस को
इंडिया गठबंधन को लगता है कि अब की बार आप लोगों की रवानगी है, ये इनका दावा है। देखिए योगेश जी, कांग्रेस मुंगेरी लाल के हसीन सपने सजाकर बैठी है। अगर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी जैसे एक सशक्त चेहरा है, एक नेतृत्व है। भारतीय जनता पार्टी के पास प्रदेश से लेके और मंडल तक और पन्ना प्रमुख का एक संगठनात्मक ढांचा बहुत मजबूती के साथ खड़ा है। कांग्रेस पार्टी के पास अगर उम्मीदवार तक नहीं है चुनाव में, हम राजस्थान के चुनाव की बात करें तो राजस्थान में इनके उम्मीदवार विजेंद्र जी ओला ने कहा कि मुझे चुनाव में जबरदस्ती उतार दिया गया, मैं चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता था। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि मैं चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता था, मुझे तो पार्टी ने चुनाव लड़ने के लिए मजबूर किया। तो जिस पार्टी के पास ना तो प्रत्याशी थे, ना संगठन का ढांचा था और ना एक ऐसा नेतृत्व था जो नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान की जनता विश्वास कर सके। रही बात वादों की और चर्चाओं की, तो राहुल गांधी जी ने जो वादे राजस्थान के अंदर किए थे कि साहब 1 से 10 तक गिनती गिन के और फिर किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा, तो मेरे कांग्रेसी मित्र अच्छी तरह से जानते हैं कि किसानों का कर्जा कैसे माफ हुआ, महिलाओं की अस्मिता की रक्षा कैसे हुई। तो कांग्रेस पार्टी को तो नैतिक अधिकार नहीं बचा है कि किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करें। और कांग्रेस पार्टी और नरेंद्र मोदी जी पे जो आक्षेप और आरोप लगा रही है, कांग्रेस पार्टी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर सकती है, क्योंकि जिनके पास ना जमीनी आधार है, ना जनता का उनके प्रति विश्वास है, और ना वो एक वजह ये गिना सकते हैं कि देश की जनता क्यों कांग्रेस पार्टी को वोट करे। चाहे उनके पूर्व का इतिहास हो, चाहे उनका आने वाला भविष्य लोगों की दृष्टि में जो भी नजर आ रहा है, तो कांग्रेस पार्टी के पास न तो कोई आधार बचा है कि जनता उनको क्यों वोट करे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासन के अंदर चाहे महिला अस्मिता की रक्षा हो, चाहे देश की सेनाओं की रक्षा हो, चाहे देश के बढ़ते विकास हो, आधुनिकीकरण हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, हवाई अड्डे देश में। विक्रम जी, बहुत अच्छी बात कह रहे हो आप ये, लेकिन आपको लगता है कि पूरे चुनाव में जिसकी उम्मीद की जानी चाहिए थी, कोई भी पार्टी इन मुद्दों पे चर्चा ही नहीं की किसी ने? देखिए योगेश जी, आपकी बात सही है। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव को, मुद्दों को हर समय डाइवर्ट करने का प्रयास किया। आप पिछले भी चुनाव में देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी मुद्दे क्या लेके आई थी। नरेंद्र मोदी जी की उम्र क्या है, नरेंद्र मोदी जी की जाति क्या है, उनकी माता पिता का स्तर क्या है, इस स्तर तक आ गई। कांग्रेस पार्टी जब जाति धर्म की बातें करती है और भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाती है। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश के संसाधनों पे पहला अधिकार मुस्लिम समाज का है। अगर भारतीय जनता पार्टी इस बात का विरोध करती है तो भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है। एमयू के अंदर और जामिया मिलिया इस्लामिया में जब ओबीसी, एससी और एसटी का आरक्षण खत्म करके मुस्लिम्स को दे दिया जाता है, अगर भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है तो भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है। जब कर्नाटक में 10% आरक्षण दे दिया जाता है मुस्लिम समुदाय को, कोर्ट रोक लगाता है, तो भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति करती है। ओबीसी, एससी, एसटी के जारी प्रमाण पत्रों पर हाईकोर्ट रोक लगा देता है, उस पर भारतीय जनता पार्टी सवाल उठाती है, तो भारतीय जनता पार्टी धर्म और जाति की राजनीति करती है। तो कांग्रेस को इस बात के समझना पड़ेगा कि जाति और धर्म की राजनीति किन की आड़ में कौन कर रहा है, ये देश की जनता बहुत अच्छे से समझ रही है। और इसी का परिणाम देश की जनता 10 साल पिछले आपको दे चुकी है और आने वाले चुनाव में आपको फिर उस परिणाम के लिए तैयार रहना चाहिए। चलिए दशरथ, आपके पास में आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक राजकुमार जी का जवाब जरूर लेना चाहूंगा। अभी राजकुमार जी, सुना आपने विक्रम जी को? बिल्कुल योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी खुद मुद्दों से भटका रही है। मैं बार बार कह रहा हूं, पूरा देश कह रहा है, सारी पॉलिटिकल पार्टियां कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी जवान, किसान, नौजवान, रोजगार, इन पे तो बात करती नहीं है और खुद नए नए मुद्दों की बात करती है। हिंदू मुस्लिम ये करते हैं, हम नहीं करते हैं। हिंदू मुस्लिम, देश की एकता अखंडता के लिए कांग्रेस पार्टी लग रही है। कांग्रेस पार्टी का इंडियन नाम का गठबंधन लड़ रहा है देश की एकता और अखंडता के लिए। हम चाहते हैं हमारे देश के अंदर सभी जातियों का, सभी भाषाओं का, सभी राज्यों का सम्मान हो, गरीब अमीर का बराबर का दर्जा हो। ये अमीरों के साथ किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं आप देख रहे हैं। अमीरों के कर्जे माफ किए जा रहे हैं और गरीबों को लट बरसाए जा रहे हैं। गरीबों को गरीब किया जा रहा है, अमीरों को और अमीर किया जा रहा है। आप देख रहे हो, सारे एयरपोर्ट बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए, सारे के सारे मोटे कारोबार अपने मित्रों को दे दिए और अपने विशेष मित्रों के साथ, विशेष राज्यों के साथ विशेष मित्रता का भाव ये लगातार आते आ रहे। और राहुल गांधी जब इन पे आरोप लगाते हैं तो राहुल गांधी की संसद भंग कर दी जाती है, उनका बंगला छीन लिया जाता है। पूरा देश देख रहा, पूरी दुनिया देख रही है। और 2024 का मैं कह रहा हूं 4 जून को जो परिणाम आएगा, इन तमाम चीजों का जो जवाब है देश की जनता देगी। आप भी देखेंगे, सब देखेंगे, पूरी दुनिया देखेगी और दोनों के दोनों नेता टकटकी लगा के जरूर देखेंगे इस परिणाम को। बिल्कुल, सभी का देखिए मूल इंतजार तो वही है कि रिजल्ट क्या रहेगा और परिणाम भी वही है जिस पे यकीन करना चाहिए। 1 तारीख के बाद में जब वोटिंग खत्म हो जाएगी तो एग्जिट पोल आएंगे, सबकी निगाहें टिकी होंगी, हर व्यक्ति का अपना दावा होगा, सट्टा मार्केट का अपना दावा होगा। लेकिन बात आप सही कह रहे हैं कि 4 तारीख यानी कि 4 जून को जब इस आम चुनाव के परिणाम सामने आएंगे तभी कुछ कहा जा सकेगा कि क्या पोजीशन है। जब हम चर्चा आज इस वक्त कर रहे हैं
इसी वक्त जब 4 तारीख को तो देश की एक तस्वीर साफ होगी कि अगले 5 साल किन हाथों में जाने वाले हैं। दर्शक, आपके पास में आना चाहूँगा तो ये फिलहाल तो ये कहा जा सकता है कि 7वां चरण हो, चाहे अगर छठे चरण की बात कर लें तो नेताओं के भाषण जो देते हैं मंच से, उसमें तो कहीं कोई नहीं लगता, क्योंकि हर राजनीतिक दल अपनी ओर से एक ठप्पा ये लगाता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, गलती तो सामने वाली की थी, मैंने तो उस पर रिएक्ट किया है। तो उम्मीद कमी मान के चलें। देखिए, निश्चित तौर पे मुझे नहीं लगता 7वें चरण से पहले जब चुनाव प्रचार चल रहा है और चुनाव प्रचार जब चलेगा उसमें इस तरह की चीज़ें होंगी, क्योंकि उसमें भी वही बातें वही चीज़ें होंगी, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, इंडिया अलायंस हो, एनडीए हो, ये तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनकी तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा। और खासकर ये आरोप प्रत्यारोप जनता पर कितना असर डालते हैं, इसका सीधा सीधा जो मैसेज है वो 4 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तब पता चलेगा कि मोदी जी ने जो बातें कही, अमित शाह जी ने जो बातें कही, राहुल गांधी ने जो कही, प्रियंका गांधी ने जो कही, उन बातों का कितना असर जनता पर हुआ। क्योंकि जनता, आपने सही कहा कि मैच्योर जनता होती है। 18 साल का कोई वोटर है तो उसको सब पता होता है कि मुझे वोट किसको देना है, किसको नहीं देना, मेरा भविष्य किन हाथों में सुरक्षित है, अच्छे से वो जानता है। और रही बात, भारतीय जनता पार्टी 2 बार से सत्ता में है, 10 साल भारतीय जनता पार्टी ने देश पे राज किया इन दिनों, 2014 से 2024 तक। तो आम आदमी जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उसके लिए क्या किया है, क्या नहीं किया। अगर नहीं किया है तो उसका रिजल्ट भी सामने होगा, और किया है तो उसका रिजल्ट भी 4 जून को सामने आ जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये तो देखिए जनमानस का अंदाजा तो उसी दिन लगेगा आपको, या उसको ये कहूँ कि जनता के जहन में क्या चला है वो तो 4 जून को पता लग पाएगा। तब तक बीजेपी का अपना दावा होगा और कांग्रेस का अपना दावा होगा। और बड़ी बात यह है कि वोटिंग परसेंटेज जिस तरह से कम हो रहा है उसको लेकर के भी फिलहाल अपनी अपनी राय है। सत्ता पक्ष का मानना है कि उत्साह जो लोगों में है उस तरफ सरकार के लिए अगर बम्पर वोटिंग होती तो माना जाता कि हाँ सरकार जा रही है। जैसे 2014 में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा तो लगा कि हाँ कुछ बदलाव के संकेत हैं, ये बीजेपी का मानना है। कांग्रेस का कहना है कि साइलेंट वोटर था और उस वोटर ने इंतजार किया है कि मुझे चुपके से वोट डालना है, और वो वोटर विपक्ष में जा रहा है, यानी कि सत्ता पक्ष के खिलाफ जा रहा है, बीजेपी के खिलाफ जा रहा है। अब सच्चाई क्या है और इन दावों में कितना दम होगा, ये तो जब हम चुनाव परिणाम देख रहे होंगे और चर्चा करेंगे तभी कुछ कहा जा सकेगा। तो खैर चलिए, 6 चरण का मतदान संपन्न और अब 1 चरण शेष बचा है। जो सबसे हॉट सीट देश की कहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो सीट है वहाँ से उत्तर प्रदेश के बनारस से, वाराणसी से। तो जैसे जैसे चुनाव की डेट एक भी नज़दीक आएगी, 30 तारीख को चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा और तब तक कुछ सभाएं होंगी, रोड शोज होंगे। वो मुझे लगता है कि एक परवान पे होगा, क्योंकि पर्व का ढलान है और उस वक्त जब खत्म हो रहा होगा तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता हों, और जो सीट मंजिल का जिक्र किया, कार्यकर्ताओं नेताओं का उत्साह भी देखते बोलता है। वो चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के जो लोग हैं, उनको लगता है कि थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, क्या पता बाजी हम ही मार जाएं। क्योंकि कांग्रेस को एक ये भी लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी है, 10 साल से बीजेपी को लोग लगातार देख रहे हैं, अब बदलाव की बयार चाहते हैं। अब उसका इम्पैक्ट कितना आएगा ये तो 4 को ही पता चल पाएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और बड़ी खबर में इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।